नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी शेयर पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। शोभाराम ने नफरत से दोनों लाशों को देखा, फिर वहीं बैठकर बीड़ी सुलगाकर पीने लगा। एक लाश उसकी पत्नी रागिनी की थी और दूसरी रिंकू की थी। छत पर उसने दोनों को रंगे हाथों रंगरलिया मनाते पकड़ लिया था। उसके बाद उसने दोनों की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी थी। बीड़ी के कस के साथ शोभाराम के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। इन्हीं विचारों के बीच शोभाराम ने जेब में पड़ा मोबाइल निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर कॉल की। उस समय रात के 12 बज रहे थे और आसमान में बादल गरज रहे थे। शोभाराम की कॉल डायल 112 के एसआई पंकज मिश्रा ने उठाई। उन्होंने पूछा, बताइए आपको क्या परेशानी है, आप कौन और कहां से बोल रहे हैं? साहब, मेरा नाम शोभाराम दोहरे है, मैं गांव नंदपुर से बोल रहा हूं। मैंने डबल मर्डर किया है, आप जल्दी से आकर मुझे गिरफ्तार कर लो। शोभाराम के मुंह से डबल मर्डर की बात सुनकर पंकज मिश्रा दंग रह गए। फिर वो सोचने लगे, कहीं शोभाराम शराबी तो नहीं है और नशे में गुमराह कर रहा हो। इसलिए वो कड़कदार आवाज में बोले, इतनी रात बीतने के बावजूद अभी तक तेरा नशा उतरा नहीं है जो डबल मर्डर की सूचना दे रहा है। साहब, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने रागिनी और उसके प्रेमी रिंकू यादव को मार दिया है। दोनों लाशें मेरे मकान की छत पर पड़ी है, यकीन हो तो आ जाइएगा। शोभाराम ने जिस आत्मविश्वास के साथ बात की, उससे एसआई पंकज मिश्रा को यकीन हो गया कि वो जो बता रहा है वो सच है। इसलिए उन्होंने सूचना से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया और फिर सहयोगियों के साथ नंदपुर गांव पहुंच गए। शोभाराम का घर गांव के पूर्वी छोर पर था। पुलिस सिर्फ वहीं पर जाकर रुकी। शोभाराम पुलिस कर्मियों को छत पर ले गया, जहां 2 लाशें पड़ी थी। लाशें देखकर एसआई पंकज मिश्रा शहर उठे। उन्होंने तत्काल शोभाराम को हिरासत में ले लिया। डबल मर्डर की यह घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नंदपुर गांव में 14 जून 2023 की रात को घटी थी। डबल मर्डर की सूचना से जिले के पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप सा मच गया था। कुछ देर में ही एसएचओ आरडी सिंह, सीओ प्रदीप कुमार, एसपी चारू निगम तथा एएसपी दिगंबर कुशवाहा घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया। हत्यारे शोभाराम ने बड़ी बेरहमी से दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की थी। मृतकों में रागिनी व रिंकू यादव थे। रागिनी की उम्र 30 साल के आसपास थी, जबकि रिंकू की उम्र 22 साल के आसपास। दोनों के शव अर्धनग्न अवस्था में थे। छत पर शवों के करीब ही खून से सनी ईंट पड़ी थी, जिसे पुलिस ने सुरक्षित कर लिया था। सुबह होते ही नंदपुर गांव में सनसनी सी फैल गई। जिसने भी 2 हत्याओं की बात सुनी, उसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ ही देर में शोभाराम के घर के बाहर भारी भीड़ जुट गई। मीना यादव को जब पता चला कि शोभाराम ने उसके बेटे रिंकू को मार दिया है, तो वो बदहवास हालत में घटनास्थल पहुंची और बेटे का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं ने उन्हें किसी तरह से संभाला। रिंकू के पिता लायक सिंह होमगार्ड थे। वो शहर थाने में ड्यूटी पर थे। उन्हें बेटे की हत्या की खबर लगी तो वो भी गांव आ गए। बेटे का शव देखकर वो भी बिलखने लगे थे। रिंकू यादव की हत्या से नंदपुर गांव की यादव जाति में गुस्से की आग भड़क उठी। उनमें आक्रोश इस बात से था कि शोभाराम जैसे छोटी जाति के व्यक्ति ने उनकी बिरादरी की युवक की हत्या कैसे कर दी। इस हत्या से उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आई है। नव युवकों में गुस्सा कुछ ज्यादा था। एसपी चारू निगम व एसएसपी दिगंबर कुशवाहा को जब यादव बिरादरी में जन आक्रोश की जानकारी हुई, तो उन्होंने कई थानों की पुलिस फोर्स को घटनास्थल पर बुला लिया और नंदपुर गांव की हर गली के मोड़ पर पुलिस पहरा लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने हर स्थिति से निपटने के लिए पीएससी का कैंप भी लगा दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अधिकारियों ने मृतक रिंकू व मृतका रागिनी के शवों को सील मुहर कराकर पोस्टमार्टम के लिए औरैया के जिला अस्पताल भिजवा दिया। शोभाराम दोहरे को पुलिस सुरक्षा में थाना साहेल लाया गया। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। शोभाराम ने अधिकारियों के सामने दोनों हत्याओं का जुर्म कबूल करके पूरी घटना की जानकारी दी।
उसने इस घटना में किसी अन्य के शामिल होने से साफ इनकार किया। चूंकि शोभाराम ने जुर्म कबूल कर लिया था और पुलिस ने आला कतर खून से सनी ईंटें भी बरामद कर ली थी, इसलिए एसएचओ आरडी सिंह ने मृतक रिंकू यादव की मां मुन्नी देवी की तहरीर पर धारा 302 के तहत शोभाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा शोभाराम को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ पे उसने इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वो एक बेवफा पत्नी की कहानी निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के थाना रसूलाबाद के अंतर्गत एक गांव है झक्करगढ़ा। रागिनी इसी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता राजाराम दोहरे गांव के दबंग किसान थे। 3 बहनों में रागिनी सबसे छोटी, सबसे दुलारी और बेहद खूबसूरत थी। राजाराम अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे। अब वो रागिनी का घर बसाना चाहते थे। इस बारे में घर में बात भी होने लगी थी। शादी की चर्चा चलते ही रागिनी का मन गुदगुदाने लगा। खुली आंखों से वो जीवन साथी के सुहाने सपने देखने लगी थी। वो सोचती कि मेरे दोनों जीजा हैंडसम है तो पिता मेरे लिए भी सैकड़ों में से किसी एक को चुनेंगे, क्योंकि वो अपनी बहनों में सबसे ज्यादा हसीन है। रागिनी की तमन्ना थी कि उसका पति फिल्मी हीरो जैसा हो और खूब प्यार करने वाला हो। राजाराम की तलाश जारी थी। इसी तलाश के दौरान राजाराम को शोभाराम के बारे में पता चला। जगदीश दोहरे औरैया जिले के नंदपुर गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 2 बेटियां व एक बेटा शोभाराम था। बेटियों की वो शादी कर चुके थे। शोभाराम अभी कुंवारा था। बाप बेटे दोनों मिलकर अपनी जमीन पर सब्जियों की खेती करते थे और शहर कस्बे में बेचा करते थे। शोभाराम राजमिस्त्री का भी काम करता था। राजाराम ने नंदपुर गांव जाकर जगदीश दोहरे से मुलाकात की और उनके बेटे शोभाराम के साथ अपनी बेटी रागिनी की शादी करने की बात की। जगदीश की पत्नी सरला की मौत हो चुकी थी, इसलिए जगदीश भी बेटे की शादी करने के इच्छुक थे। इसलिए पहले लड़की देखने की इच्छा जताई। इसके बाद उन्होंने झक्करगढ़ा गांव जाकर रागिनी को देखा तो वो उन्हें पसंद आ गई। फिर सन 2012 की पहली लगन में रागिनी और शोभाराम की शादी हो गई। शादी के मंडप में रागिनी ने पहली बार पति को देखा था। शोभाराम सूट पहने था, सिर पर सेहरा बंधा था। उसके चारों ओर घर वालों का हुजूम था, इसलिए रागिनी उसे नजर भर के देख नहीं पाई थी। रागिनी ने अच्छी तरह शोभाराम को देखा। सुहागरात को वो सांवले रंग और इकरे शरीर का था। उसने कपड़े उतारे तो हीरो जैसी बॉडी की आरजू करने वाली रागिनी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उस रात शोभाराम रागिनी का तन तो जीतने में सफल रहा, किंतु मन नहीं जीत सका। शोभाराम उसकी कल्पना से एकदम उलट था, इसलिए सफल यौनाचार भी उसे आनंद से नहीं भर सका। मायके लौटने पर रागिनी का गुस्सा माँ पर फूटा। वो मायके गई तो अपनी मम्मी पर बरस पड़ी। मम्मी, तुम लोगों ने अपनी बड़ी बेटियों के लिए सुंदर सजीले वर खोजे और मुझे काले करूटे मरियल और नीरस आदमी के पल्ले बांध दिया। तुमने क्या देखकर उसे मेरे लिए पसंद किया था? मम्मी ने उसे समझाया, बेटी लड़के की शकल सूरत नहीं, उसके गुण देखे जाते हैं। शोभाराम में शराब, जुआ, सट्टा जैसा कोई ऐब नहीं है। वो मेहनती और कमाऊ है। कुछ दिन साथ रहोगी तो वही सावला मरियल और सीधा सा पति संसार का सबसे सुंदर लगने लगेगा। मम्मी, शोभाराम मुझे पसंद नहीं, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। रागिनी गुस्से से बोली। बेटा, ससुराल तो तुझे जाना पड़ेगा। माँ ने निर्णय सुनाने के साथ नसीहत दी। शोभाराम जैसा है उसी रूप में उसे मन से स्वीकार करो। मैं कह रही हूँ ना, जल्द ही वो तुझे अच्छा लगने लगेगा। मम्मी पापा की जिद के चलते रागिनी की एक न चली और उसे ससुराल जाना पड़ा। शोभाराम के साथ वो पति धर्म भी निभाती रही, परंतु उसे दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। इसी बीच वो एक बेटी व एक बेटे की मां बन गई। इन्हीं दिनों शोभाराम के पिता जगदीश दोहरे की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शोभाराम के कंधों पर आ गई। समय गुजरता रहा। गुजरते समय के साथ रागिनी के मन की कसक बढ़ती गई। अकेली होती तो उठते बैठते अपने भाग्य को कोसती रहती। मेरी तो किस्मत फूटी थी, जो हड्डी के ढांचे जैसा पति मिला मुझे। मेरे अरमान मिट्टी में मिल गए। उस समय रागिनी की कल्पना भी नहीं थी कि जल्द ही घुटन से उसे मुक्ति मिलने वाली है और उसका साइड इफेक्ट बेहद खतरनाक होगा। रागिनी के घुटन भरे जीवन में रिंकू यादव नाम के युवक की एंट्री हुई। हुआ ये कि एक दिन घर का सीलिंग फैन खराब हो गया था। रागिनी ने ये बात शोभाराम को बताई। बिना पंखे के बच्चों को नींद कैसे आएगी?
मुझे भी परेशानी होगी, इसे जल्दी ठीक करा दो। परेशान मत हो, सोवाराम मुस्कुराया। होमगार्ड लायक सिंह का बेटा रिंकू यादव बिजली मिस्त्री है, उसे बुला लाता हूँ, जो खराबी है सुधार देगा। 20 साल का रिंकू यादव गांव के पश्चिमी छोर पर रहता था। उसके पिता लायक सिंह यादव थाना सहार में होमगार्ड थे। रिंकू का बड़ा भाई कुलदीप यादव आगरा में चमड़े का बैग बनाने वाली किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। रिंकू शहर कस्बे में एक बिजली की दुकान पर काम करता था। कुछ देर के बाद सोबाराम रिंकू के घर पहुंचा। रिंकू उस समय घर पर ही था। सोबाराम ने उसे घर का पंखा खराब होने की बाबत बताया और रिंकू को घर ले आया। रिंकू यादव सोबाराम के घर पहुंचा तो उसकी नजर रागिनी पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। उनकी नजरें मिली तो पल भर में ही दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगा। रिंकू सोचने लगा कि लंगूर के पहलू में हूर कैसे आ गई। ये अप्सरा तो मेरे नसीब में होनी चाहिए थी। अपनी उम्र से कई साल छोटे, लंबे, तगड़े और साफ रंगत वाले रिंकू यादव को देखकर रागिनी भी काफी खुश हुई। बिजली का पंखा ठीक करने के दौरान रिंकू रागिनी पर आंखों से तीर चलाता रहा। उसका हर तीर रागिनी के जिगर में हलचल मचाता रहा। आंखों की मुख भाषा में रागिनी भी बहुत कुछ उससे कहती रही। रिंकू अपना काम करके चला गया, जबकि रागिनी उसके ख्यालों में गुम हो गई थी। उस दिन के बाद से रिंकू यादव अक्सर सोबाराम के घर पर आने जाने लगा। वो ऐसे समय पर आता जब सोबाराम घर पर नहीं होता था। वो किसी न किसी बहाने घर आता और रागिनी को लाइन मारता। रागिनी भी तिरछी नजरों से रिंकू को देखकर मुस्कुराती रहती। मन में जो आकर्षण था उसे चमकीला बनाने के लिए रिंकू व रागिनी ने देवर भाभी का रिश्ता जोड़ दिया। रिश्ता बना तो बातचीत शुरू हो गई। जल्द ही बातचीत हंसी मजाक तक पहुंच गई। अपने से 8 साल छोटे रिंकू की बातों का रागिनी भी हंसकर जवाब दे दिया करती थी। रिंकू रागिनी को रिझाने के लिए उसकी तारीफ किया करता था। एक रोज उसने कहा, भाभी तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। तुम तो अभी भी जवान दिखती हो। अपनी तारीफ सुनकर रागिनी गदगद हो गई। इसके बाद एक दिन उसने कहा, भाभी तुम में गजब का आकर्षण है। कहाँ तुम और कहाँ सोबाराम भाई। दोनों की कदकाठी, रंग रूप और उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर रागिनी अंदर ही अंदर जहाँ एक और उंगली नहीं समाई, वहीं दिखावे के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, झूठे कहीं के, तुम जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस तारीफ में दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तुम्हारे भैया को आने दो, बताती हूँ उनसे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। हकीकत ये थी कि रागिनी रिंकू को मन ही मन चाहती थी। उसने ना केवल दिखावे के लिए ये बात कही थी, रिंकू हर हाल में उसे पाना चाहता था। रागिनी के हाव भाव से वो समझ चुका था कि रागिनी भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पा रही है। एक दिन दोपहर वो रागिनी के दोनों बच्चे सो रहे थे। सोबाराम बाजार गया हुआ था। गर्मियों के दिन थे। गली में सन्नाटा पसरा था। रिंकू ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो रागिनी के घर पहुंच गया। इधर उधर की बातें और हंसी मजाक के बीच रिंकू ने रागिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रागिनी ने इसका विरोध नहीं किया। रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर रिंकू एकटक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक रिंकू की तंद्रा भंग करते हुए रागिनी ने कहा, अरे वो देवर जी किस दुनिया में खो गए। छोड़ो मेरा हाथ। अगर किसी ने देख लिया तो जानते हो कितनी बड़ी बदनामी होगी। रागिनी की बात सुनकर रिंकू बोला, यहाँ कोई देख लेगा तो अंदर कमरे में चले। नहीं नहीं, आज नहीं, वो बाजार गए हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, फिर कभी अंदर चलेंगे। रागिनी ने कहा तो रिंकू ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसे रागिनी की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। फिर एक दिन मौका मिलते ही रागिनी और रिंकू ने मर्यादा की दीवार तोड़ अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद सोबाराम की आंखों में धूल झोंककर रागिनी रिंकू के साथ अक्सर मौज मस्ती करने लगी। अवैध रिश्तों का ये सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। नाजायज रिश्तों को कोई लाख छिपाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो छिप नहीं पाते। किसी तरह पड़ोसियों को रागिनी और रिंकू के अवैध संबंधों की भनक लग गई। सोबाराम के दोस्तों ने कई बार उसे उसकी पत्नी और रिंकू के संबंधों की बात बताई, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पत्नी पर पूरा भरोसा था। जबकि ये सच्चाई थी, वो उसके साथ लगातार विश्वासघात कर रही थी। रागिनी कुंवारे रिंकू यादव की इतनी दीवानी हो गई थी
कि वो पति को कुछ समझती ही नहीं थी। नया रिश्तों का भांडा तब फूटा जब एक रोज शोभाराम ने अपनी पत्नी रागिनी और रिंकू को अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। रिंकू ने जब शोभाराम को देखा तो वो फुर्ती से भाग गया। उसने भी उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रागिनी को खूब खरी खोटी सुनाई और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक रिंकू का रागिनी के यहाँ आना जाना लगभग बंद रहा, पर यह पाबंदी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मौका मिलने पर फिर से दोनों शोभाराम की आंखों में धूल झोंकने लगे, पर अब वो काफी सावधानी बरत रहे थे। रागिनी की बेटी अब तक 8 साल की हो चुकी थी। वो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार थी। रिंकू के घर आने पर वो ताक-झाक में लगी रहती थी। बेटी उसके नापाक रिश्तों में बाधा न बने, इसलिए रागिनी ने उसे ननिहाल रहने को भेज दिया। बेटी के ननिहाल में रहने पर रागिनी पूरी तरह से आजाद हो गई। शोभाराम राजमिस्त्री था। वो सुबह घर से निकलता तो फिर शाम को ही घर आ पाता था। दोपहर में रागिनी चालाकी के साथ रिंकू को बुला लेती, फिर दोनों रंगरलियां मनाते। पति के आने से पहले रागिनी सती सावित्री बन जाती थी, लेकिन चालाकी के बावजूद शोभाराम ने एक रोज फिर से पत्नी को रिंकू के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रोज शोभाराम सुबह काम पर तो गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो दोपहर में ही वापस घर आ गया था। इस बार उसने रिंकू को खूब खरी खोटी सुनाई और पत्नी की जमकर पिटाई की। इसके बाद रिंकू का घर आना जाना बंद हो गया। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में रागिनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से शोभाराम को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे शक था कि ये बेटी जरूर रागिनी और रिंकू के नए रिश्तों की निशानी है, लेकिन समाज के डर से उसने जुबान बंद रखी। बेटी के जन्म के बाद शोभाराम को लगा कि रागिनी ने रिंकू के साथ संबंध खत्म कर लिए हैं। ये उसकी भूल थी। रागिनी अब भी मौका मिलने पर रिंकू से मिलने का प्रयास करती रहती थी। उसे झटका तब लगा जब उसने एक रोज रिंकू को शाम के धुंधलके में अपने घर से निकलते देख लिया। शोभाराम की अब गांव में खूब बदनामी होने लगी थी। गांव के युवक उसे देखकर पत्नी के चरित्र को लेकर फप्तियां कसते थे। उसने पत्नी को बच्चों की दुहाई देते हुए समझाया, लेकिन रागिनी पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर अपनी इज्जत का जनाजा उठते देखकर उसका धैर्य जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी सब का नतीजा था कि उसने मन ही मन एक खतरनाक मंसूबा पाल लिया। ये मंसूबा था रिंकू और पत्नी की हत्या करने का। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो दोनों पर नजर रखने लगा। शोभाराम कभी काम पर जाता तो कभी नहीं जाता, कभी जाता तो घंटे 2 घंटे बाद ही वो वापस लौटकर आ जाता। रागिनी अच्छी तरह से जान गई थी कि उसका पति उस पर नजर गड़ाए है, इसलिए वह स्वयं सतर्क थी और उसने प्रेमी रिंकू को भी सतर्क कर दिया था कि वो उसके घर तभी आए जब वो उसे फोन करके बुलाए। 14 जून 2023 की सुबह 8 बजे शोभाराम काम पर चला गया। दिन भर काम करने के बाद वो शाम 6 बजे घर आया। उस समय रागिनी छत पर थी। वो कमरे में पड़े तख्त पर लेट गया और थकान दूर करने लगा। रात 8 बजे के लगभग शोभाराम ने खाना खाया, फिर तख्त पर लेट गया। कुछ देर के बाद ही वो गहरी नींद में सो गया। इधर रागिनी ने घर का काम निपटाया, फिर बेटे को पति के साथ लिटा दिया और कुछ छोटी बेटी के साथ कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर प्रेमी की याद आ रही थी। महीने भर से अधिक का समय बीत गया था। वो रिंकू से मिलन नहीं कर पाई थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने फोन करके रिंकू को घर पर बुला लिया। दोनों मकान की छत पर पहुंचे और मौज मस्ती में जुट गए। इधर रात 12 बजे के बाद शोभाराम लघु शंका के लिए उठा तो उसकी नजर कमरे में पड़ी चारपाई पर गई। चारपाई पर छोटी बेटी तो सो रही थी, लेकिन पत्नी गायब थी। उसने थोड़ी देर उसके आने का इंतजार किया, फिर वो घर में उसकी खोज करने लगा। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन रागिनी उसे कहीं नहीं दिखी। तभी उसके मन में विचार आया कि रागिनी कहीं छत पर तो नहीं है। ये विचार आते ही शोभाराम दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ घर की छत पर पहुंचा। छत का दृश्य देखकर शोभाराम का खून खौल उठा। उसकी भुजाएं फड़कने लगी और कुछ कर गुजरने को तत्पर हो उठी। दरअसल छत पर रागिनी और रिंकू यादव अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से गुथे पड़े थे। पत्नी की चित्कार उसके कानों में गर्म शीशा घोल रही थी। शोभाराम ने पास पड़ी ईंट उठाई और रागिनी पर छाए रिंकू के सिर पर भरपूर प्रहार किया।
प्रहार से रिंकू का सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। पति के रूप में रागिनी ने साक्षात मौत को देखा तो वो प्रेमी के ऊपर लेट गई और गिड़गिड़ाने लगी, मेरे राजा को मत मारो, उसके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। ये सुनते ही शोभाराम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दूसरा वार पत्नी रागिनी के सिर पर किया तो उसका भी सिर फट गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। इसके बाद शोभाराम ने अनगिनत प्रहार रागिनी और रिंकू के सिर और चेहरे पर किए, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद वो छत पर ही बैठा बीड़ी पीता रहा। कुछ देर बाद उसने मोबाइल फोन से 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को डबल मर्डर की सूचना दी। सूचना पाते ही थाना पुलिस व अन्य अधिकारी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो इन हत्याओं के पीछे अवैध संबंधों की बात सामने आई। 16 जून 2023 को पुलिस ने हत्या आरोपी शोभाराम दोहरे को औरैया की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। मृतका रागिनी के तीनों बच्चे अपने नाना के घर में पल रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।